हेलो दोस्तों एवं प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के बारे में कुछ जानकारियां को देखते हैं। चलिए, आप लोगों का जो परीक्षा फरवरी में बोर्ड का जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। अगर आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़रूर याद रखें, ठीक ना, जिससे आपको परीक्षा में बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, पहला जो टॉपिक है वह है आपको दो रंग का कलम यानी कि दो रंग का पेन, ठीक ना, साथ में लेकर जाना है। एक ब्लू और एक ब्लैक। कोशिश करें कि पुराना कलम ही लेकर जाए जो अच्छे से चलता हो। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम देने जाइएगा लोग तो ठीक ना, कितने बच्चे होते हैं कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाते हैं फाइनल एग्ज़ाम तो वह नए कलम का यूज करते हैं, ठीक ना। तो आप नए कलम का यूज ना करें, ठीक ना। ध्यान रखें कि वह कलम यानी कि 2-3 दिन चले होनी चाहिए, जिससे वह उस कलम में गति आ जाती है, ठीक ना। तो जो कलम का जो बॉल होता है ना, वह बॉल कुछ चलने से उसमें गति आ जाती है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल नए कलम से क्वेश्चन पेपर में ना लिखें। थोड़ा सा पहले से चला होना चाहिए वह कलम, ठीक ना। और दो कलम होना चाहिए, एक ब्लू और एक ब्लैक, ताकि वह या तो ब्लैक से आप क्वेश्चन नंबर लिखे या तो ब्लू से आंसर लिखे, ठीक ना। तो दो कलम लेकर आप जाइए, एक ब्लू और दूसरी ब्लैक, ताकि क्वेश्चन पेपर में जो आंसर लिखे वह बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखे एग्जामिनर को और आपको वह अच्छे मार्क्स दे सके, ठीक ना। तो दो कलम लेकर जाइएगा एग्जाम देने। चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक। चलिए दूसरा जो टॉपिक है वह है सबसे पहले जहां आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख ले, बेंच को अच्छी तरह से देख ले, ताकि कहीं बेंच में कोई चीट या पुर्जे तो पहले से रखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। परीक्षा से आप आउट हो सकते हैं, ठीक ना। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर जो सेंटर में बैठते हैं, जिस बेंच पर बैठते हैं, उस बेंच को आगे पीछे या तो बेंच में जो रखने वाली किताब कॉपी का जो स्थान होता है या तो जो भी जगह होता है उसमें चेक कर ले कि कहीं चीट या कोई पुर्जा तो नहीं रखा है। अगर कोई चीट या पुर्जा रखा है ना, तो उसको क्या करें कि आप लेकर कहीं या तो टीचर को दिखा दें
कि पहले से यहाँ पर रखा हुआ है, या तो उस चीट पुर्जे को कहीं फेंक दे विंडोज से, ठीक ना। तो कहीं भी चीट पुर्जे होंगे तो आप एग्जाम पेपर जो मिलता है, पेपर मिलने से पहले उसको क्या करें कि विंडोज से उसको बाहर फेंक दे, या तो टीचर को दे दे और कहे कि यहाँ पर पहले से रखा हुआ था, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखें कि आपको आपकी अगल बगल में बहुत से चीट पुर्जे होते हैं जो आपको दिक्कत में ला सकती है, ठीक ना। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, तीसरी टॉपिक को। और तीसरे टॉपिक है, देखिए तीसरे टॉपिक है, कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड आदि सारे जानकारियाँ OMR शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा या तो OMR शीट मिलेगा ना, उस पर अपना नाम, रोल नंबर और रोल कोड आदि ये सब जानकारियाँ OMR शीट पर या क्वेश्चन पेपर पर जहाँ जहाँ जो आपको जानकारियाँ भरनी है वहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से भर ले और सावधानी पूर्वक, ताकि कोई भी गलतियाँ ना हो और आपका रिजल्ट पेंडिंग में ना जाए। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपका नाम, रोल नंबर और रोल कोड सही ढंग से भरा जाए। अगर यह सब जानकारियाँ सही ढंग से भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में नहीं छटेगा और आपका रिजल्ट एकदम सावधानी पूर्वक आएगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, OMR शीट जेल पेन से न भरे, रद्द हो जाएगी। बोर्ड का एक जो कि नियम बताया है ना, वह बताया है कि OMR शीट जो भरते हैं बच्चे लोग, वह जेल पेन का यूज ना करें। एक कलम आती है जिसमें रंग भरे होते हैं, ठीक ना। वह कलम चलती तो बहुत है, लेकिन अगर उस कलम से, उस जेल पेन से अगर OMR शीट को भरते हैं, एक तरफ भरने से वहाँ दूसरी तरफ भी वहाँ दिखाई देता है, ठीक ना। एक पेज में भरेंगे तो दूसरी पेज में वहाँ छिद्र हो जाती है या तो कलर हो जाती है, ठीक ना। तो OMR शीट को कभी भी गलती से भी जेल कलम का यूज उसमें ना करें। वह बिल्कुल सिंपल कलम, जैसे कि आप लोग 10 या 5 का जो कलम चलाते हैं, बॉल पेन, ब्लू या तो ब्लैक, उसी कलम का यूज करें OMR शीट भरने में, ताकि कोई भी गलती ना हो और वह OMR शीट का रिजल्ट भी एकदम सावधानी पूर्वक आए और आपका रिजल्ट सुधार हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले टॉपिक में। देखिए चौथे टॉपिक जो है वह कहती है, क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना है और पढ़ लेना है, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सावधानी पूर्वक पढ़ ले और अच्छी तरह से फिर उस प्रश्न का आंसर दे। उस प्रश्न को पढ़ने के लिए एकदम 10 या 15 मिनट का समय जरूर एग्जामिनर देते हैं, टीचर देते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन मिलते ही आप यह गलती ना करें कि मिलते ही उसको जल्दी में बनाना शुरू कर दे। उसको जल्दी नहीं बनाना है। उसको क्या करें कि आप अच्छी तरह सावधानी पूर्वक उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद ही उसको धीरे धीरे एकदम सावधानी पूर्वक आराम से बनाए, हड़बड़ी ना करे, ठीक ना। एकदम सावधानी पूर्वक एकदम
सिंपल तरीके से बनाएं, एकदम निफिक्र होकर एकदम, ठीक ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो और जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर सही ढंग से लिखे, ठीक ना। चलिए आगे टॉपिक में चलते हैं, ठीक ना, 5वें टॉपिक की तरफ। चलिए 5वें टॉपिक को देखते हैं। 5वें टॉपिक है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कन्फर्म जानते हैं सबसे पहले उसे OMR शीट में रंगे, गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल न करें, सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन आप एकदम बिल्कुल सही ढंग से जानते हैं, उनका जो आंसर कन्फर्म जानते हैं कि यहाँ ऑप्शन सही है, या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी, जो भी ऑप्शन आप कन्फर्म जानते हैं, जिस क्वेश्चन का पहले उस क्वेश्चन को बना ले, ठीक ना। ये नहीं कि लगातार बनाना शुरू कर दे, गलती या सही। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर सही कन्फर्म जानते हैं, पहले उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना, तब जाके बाद में जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उस क्वेश्चन को भी बाद में गलती या सही, लेकिन सही ही बनाए, लेकिन सभी क्वेश्चन को जरूर बनाए बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले आप जिस क्वेश्चन को जानते हैं कन्फर्म, उसी क्वेश्चन को पहले बनाए, ठीक ना। बाकी जिसको नहीं जानते हैं उसको अभी रहने दें, ठीक ना। और अंत में जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उस क्वेश्चन को भी बाद में बना ले, सभी क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना, ताकि उसमें मार्क्स जरूर मिले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो छठे पॉइंट है, छठे टॉपिक देखिए, इसमें कह रहे हैं 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दे, यानी कि 50% जो क्वेश्चन होते हैं उसी का ही आंसर देना है, ये नहीं कि पूरा प्रश्न का ही आंसर दे दे, वैसे आपका समय का भी नुकसान होगा और आपका समय का बचत नहीं होगा, ठीक ना, जिसके चलते आप सब्जेक्टिव प्रश्न पर ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट सकती है, ठीक ना। इसलिए OMR शीट वाला जो भी प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक ना, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसका 100 में से केवल 50 का ही आंसर दे और 80 में से 40 का ही आंसर दे, ठीक ना, ताकि समय का बचत हो और आपका जो समय बचे वह और सब प्रश्नों को लिखने में मदद करे, ठीक ना। तो यही कह रहा है यहाँ पर, जैसे कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, यानी कि जो भी प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, 4 ऑप्शन, ठीक ना, उसमें जिनमें से कोई एक का ही सही करना है, ये नहीं कि चारों को सही करना है, ठीक ना। तो उसमें 4 गो ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक ना, A B C D करके दिए होते हैं ना। तो उसमें जो नीचे होते हैं गोलाकार जो ऑप्शन होते हैं ना, उस ऑप्शन में जैसे कि मान लीजिए कि जो इसमें मान लीजिए कि ए सही है, ठीक ना, तो उसमें ए को ही केवल उसमें गोलियाना है, ठीक ना, ए को ही कलर करना है, ये नहीं कि सबको कलर कर दे, ठीक ना, सभी का कलर नहीं करना है, यह गलत तरीका है। एक का कलर करेंगे वो सही तरीका है, ठीक ना, चाहे वह बी का ही कलर करे या तो सी का या तो डी का, केवल एक ही ऑप्शन का कलर करे ताकि जो मार्क्स मिले वह सही मिले, क्योंकि OMR शीट जो होते हैं ना वह कंप्यूटर से चेक होता है, ठीक ना, कंप्यूटर द्वारा, एक यंत्र द्वारा चेक की जाती है, वह कोई
आदमी चेक नहीं करते हैं, एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं, मनुष्य चेक नहीं करते हैं, ठीक ना। इसलिए आप OMR शीट पर विशेष ध्यान दें और उसमें एकदम जो भी प्रश्न जो ऑप्शन होते हैं उसका एक ही ऑप्शन को चुने, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि कंप्यूटर के पास तो फील नहीं होता है, महसूस करने का शक्ति नहीं होता है, इसलिए वह किसी भी एग्जामिनर को गलत ऑप्शन में सही आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। इसलिए आप इतना ध्यान रखें कि यह कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है और आप इसका सावधानी पूर्वक आंसर दें, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट है जिस पेज में 7वां पॉइंट, जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ आप जवाब ना लिखें, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें, ठीक ना। इसमें कह रहा है जैसे कि जो पहला जो पेज होता है उसमें जो नाम हम लोग लिखते हैं अपना, या तो रोल नंबर रोल कोड लिखते हैं, ठीक ना। उस पेज को, ठीक ना, जो अगला पेज होता है जिसमें आपका नाम लिखा है और दूसरा जो पेज होता है उसके बगल में, उस पेज को यानी एक पन्ने को आप छोड़ दे, उसमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर का जवाब ना दे। और अगले जो पेज होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पहला पेज में नाम, दूसरा पेज में जो खाली स्थान होता है उसमें भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, तीसरे जो पेज होता है ना उसमें क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहां पर देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं, ठीक ना। चलिए अभी जो समझाए हैं ना कि जो पहला पेज में जो आपका नाम लिखा होता है, रोल नंबर और रोल कोड लिखा होता है, ठीक ना, तो उस पेज में भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है। और अगले जो पेज होता है उसके उसी पन्ने पर, जो अगले पेज होता है उसी पन्ने पर, उस पर भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, ठीक ना। तो जो अगले पेज जो शुरू होता है, तीसरे पेज जिसको बोलते हैं तीसरे पेज, उस पेज से ही जी जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देना है तीसरे पेज से, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, इसके अगले पेज में यहां पर, ठीक ना, इसके यहां पर अगले पेज में फर्स्ट जो पेज होता है 1 नंबर पेज, ठीक ना, जो फर्स्ट पेज होते हैं ना, ठीक है, उसमें नाम लिखा जाएगा, रोल नंबर रोल कोड लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरी पेज यह है, ठीक ना, इसमें भी इसको खाली छोड़ देना है, ठीक ना, इस पेज को भी खाली छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरे पेज है ना, तीसरे पेज, यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक ना। तो पहला पेज जिसमें नाम लिखेंगे उसको भी छोड़ देना है, दूसरे पेज में भी आंसर नहीं लिखना है, और तीसरा जो पेज शुरू होगा इसमें से आपका क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, आपको तीसरे पेज में आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर देना है, ठीक ना, वह बिल्कुल अच्छी ढंग से देना होगा और बिल्कुल सुविधापूर्वक। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक ना, जो छोटा प्रश्न होता है, शॉर्ट को आंसर होता है ना, उसमें जैसे कि आपको शुरू में लिखना होगा प्रश्नोत्तर नंबर 7, ठीक ना, वह बिल्कुल ब्लैक कलम से लिखे। क्वेश्चन जो नंबर लिखना होता है ना उसको ब्लैक पेन से लिखे, ब्लैक कलर के, ठीक ना। और दूसरा जो उसका आंसर जो लिखना होगा उसको ब्लू कलम से लिखे। और क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर जो एक लाइन को छोड़ दे, ठीक ना, एक लाइन को
छोड़ने के बाद ही फिर दूसरे प्रश्न का जवाब दे। ठीक है, तो प्रश्न जो आप उतारेंगे ना, क्वेश्चन नंबर, उसको ब्लैक कलम से, कौन सा कलम से, ब्लैक, यानी कि ब्लैक से, ठीक ना। और जो आंसर जवाब देंगे ना, वो यानी आंसर, उसको ब्लू कलम से लिखे, ताकि एग्जामिनर को एकदम अच्छी ढंग से सुस्पष्ट दिखाई दे और आपको फुल मार्क्स दे, और आपका रिजल्ट एकदम अच्छा से टॉपर या तो फर्स्ट डिवीजन से भी 80%, 70% एकदम रिजल्ट आए। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, 8 पॉइंट। अब 8वें पॉइंट को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं सुंदर और स्पष्ट लिखावट। ठीक है, हम तो शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि सुंदर और स्पष्ट लिखावट अच्छे विद्यार्थियों का निशानी होता है। ठीक ना, आप यदि क्वेश्चन पेपर में जो आंसर जो लिखते हैं, उस पेपर में आप सुंदर लिखते हैं और अच्छी राइटिंग लिखते हैं, ठीक ना, तो आपका जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं, ठीक ना, वह पहले ही जान जाएंगे कि जो यहाँ विद्यार्थी है बहुत ब्रिलियंट और अच्छे विद्यार्थी है। ठीक ना, इसलिए आप क्वेश्चन का जो आंसर दे पेपर में, आप एकदम सुंदर लिखावट का असर, ठीक ना, एग्जामिनर को होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है, क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी परीक्षक को उतने पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अपने समय की बचत देख और बच्चे की अच्छी लिखावट देखकर परीक्षक यानी एग्जामिनर आपको अंक देने में जरा से भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों को बढ़ोतरी करने के लिए अच्छी लिखे और पूरा लिखे और सुंदर लिखे। ठीक ना, यहाँ कह रहा है एग्जामिनर जो होते हैं, परीक्षक जो होते हैं, आपका जो कॉपी चेक करते हैं, उसको आकर्षित करने के लिए, ठीक ना, आप एकदम सुंदर, सुस्पष्ट और अच्छी लिखावट लिखें, ताकि आपको वहाँ पहले समझ ले कि आप ब्रिलियंट हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आप अनुशासित विद्यार्थी हो, और आपको अच्छे नंबर दे, फुल मार्क्स दे। ठीक ना, ताकि आपका रिजल्ट अच्छी आ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे जो 9वीं टॉपिक है, 9, ठीक ना, इसमें कह रहा है एग्जाम में चित्रों की भूमिका। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसमें जो आंसर के साथ साथ चित्र को भी, यानी कि फिगर को भी बनाने को कहते हैं। ठीक ना, तो कितने विद्यार्थी होते हैं, कितने छात्र होते हैं कि वहाँ परीक्षा तो देते हैं, लेकिन केवल आंसर लिख देते हैं, लिखावट को लिख देते हैं, और चित्रों पर ध्यान नहीं देते हैं और चित्र को नहीं बनाते हैं, जो कि पूरे मार्क्स, अगर आप चित्र बनाते हैं तभी यानी कि पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं, फिगर नहीं बनाते हैं, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स नहीं देंगे। ठीक ना, तो केवल आंसर पर ध्यान ना दे, केवल लिखावट पर ध्यान ना दे, आपको लिखावट के साथ साथ चित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, और लिखना और चित्र को बनाना दोनों को जरूरी है। ठीक ना, ताकि दोनों का मार्क्स एग्जामिनर दे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसका उत्तर चित्रों के माध्यम से समझना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ बच्चे चित्रों को अहमियत न देकर लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर चित्र की जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं और कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर
बनाएंगे, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण बना नहीं पाते हैं और वो जगह खाली रह जाती है, जिससे परीक्षक को वो उत्तर समझ नहीं आता और वो गलत उत्तर समझकर उत्तर यानी कि काट देता है, यानी उत्तर में आंसर में मार्क्स नहीं देते हैं। इसलिए आप आंसर जो लिखते हैं, लिखने के बावजूद भी जो चित्र होते हैं उसको जरूर बनाएं, ठीक ना, चित्र को ना छोड़े, नहीं तो जो केवल आंसर देते हैं उसको एग्जामिनर परीक्षक गलती समझकर उस उत्तर को काट देंगे और उसमें एक भी नंबर ना देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा अगला प्रश्न जो है, अगला टॉप पॉइंट वह कह रही है 10 पॉइंट। हमेशा दो प्रश्नों के बीच में एक दो लाइन जरूर छोड़े ताकि परीक्षक जांचने वाले को अच्छी तरह से समझ में आए जाए और कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसा कि उदाहरण में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक कलम से ऊपर लिखे, यानी कि जो भी प्रश्न लिखते हैं अति लघु उत्तरीय या तो लघु उत्तरीय या तो दीर्घ उत्तरीय, ठीक ना, उसको पहले ऊपर लिख ले ब्लैक कलम से, फिर प्रश्न नंबर लिख ले ब्लैक कलम से, ठीक ना। उसके बाद नीचे उसका जो आंसर लिखे उसको लिखे ब्लू कलम से, ठीक ना। दो कलम तो एकदम कंपल्सरी लेकर आपको जाना है, ताकि एग्जामिनर दो कलर का जो कलम होगा उसमें एकदम एग्जामिनर को अच्छी तरह से सुस्पष्ट दिखाई देगा, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छी नंबर दे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर जो है वह बीच में जो आंसर लिखने के बाद, ठीक ना, आंसर लिखने के बाद बीच में यहाँ पर लाइन जरूर, एक लाइन या दो लाइन जरूर छोड़े, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन को छोड़कर एक बच्चे ने आंसर दिया है और फिर क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर अगर हम जाएंगे तो बीच में लाइन जरूर छोड़े, ठीक ना, उस लाइन को छोड़कर फिर क्वेश्चन नंबर लिखे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्यारह पॉइंट है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दे, ब्लू या ब्लैक, और उत्तर को ब्लैक से लिखे, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी सहूलियत होगी। यानी कि यहाँ पर कह रहा है जो क्वेश्चन लिखेंगे ना, क्वेश्चन, ठीक है, वह या तो ब्लैक से लिखे या तो ब्लू से लिखे, ठीक ना। और आंसर भी, यानी कि जो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन लिख लेते हैं ब्लैक कलम से, ठीक ना, तो आंसर ब्लू से लिखे, ठीक ना। और बीच में फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ दे और फिर क्वेश्चन दूसरे नंबर लिखे, फिर ब्लैक कलम से, फिर आंसर लिखे ब्लू कलम से, फिर बीच में लाइन छोड़ दे और फिर क्वेश्चन लिखे ब्लैक कलम से, फिर आंसर लिखे ब्लू कलम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ताकि एकदम एग्जामिनर को उसको क्वेश्चन को चेक करने में सहूलियत हो, जिससे वह क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं वह साफ साफ दिखते हैं और जो परीक्षक होते हैं आपको अच्छी नंबर देंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट है 12 पॉइंट, और 12 पॉइंट में कह रहा है जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, तो उसे जरूर अंडरलाइन कर दे, ताकि जांचने वाले की नज़र उस पर पड़े, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं, ठीक ना, उस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न में भी यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया है, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन किया है, ठीक ना। तो वहाँ पर भी प्रश्न लिखने के बाद प्रश्न नंबर में वहाँ पर अंडरलाइन करें, और साथ ही साथ जो आंसर देंगे वहाँ पर, जैसे कि जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण
शब्द होंगे ना, जैसे कि किसी का नाम या तो सन या तो बहुत महत्वपूर्ण वहां पर जो भी शब्द होंगे, ठीक ना, तो उस शब्द के नीचे अंडरलाइन जरूर करें, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर सम्राट विलियम है, ठीक ना, वहां पर जिसे अंडरलाइन कर सकते हैं सम्राट विलियम, ठीक ना। जैसे यहाँ पर गांधी जी है तो गांधी जी पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि और सब जो भी मेन शब्द होंगे, महत्वपूर्ण शब्द होंगे, जो आपको देखने से लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, उस शब्द के नीचे जरूर अंडरलाइन करें। सभी शब्दों में अंडरलाइन ना करें, जो केवल महत्वपूर्ण होंगे उसी के ही नीचे अंडरलाइन करें, ताकि कोई भी परीक्षक आपको आपका जो आंसर देखे वह एकदम अच्छा दिखे और आपको एकदम समझे कि यह विद्यार्थी ब्रिलियंट है और आपको फुल मार्क्स दे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रत्येक आंसर में जो अच्छे अच्छे शब्द होंगे, इंपॉर्टेंट शब्द होंगे, महत्वपूर्ण शब्द होंगे, उसके नीचे अंडरलाइन जरूर दे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं, 13 टॉपिक पर, ठीक है। देखिए 13वीं टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें, जितने शब्द में पूछ रहा है तो उतना ही लिखे, इससे आपको समय की बहुत बचत होगी। यहाँ पर कहने का मतलब है, जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर में होते हैं, जो भी प्रश्न जितना कह रहे हैं कि आंसर देने को, ठीक ना, मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, केवल परिभाषा पूछ रहा है तो परिभाषा ही लिखे, उसका पूरा प्रकार ना लिखे, उसका पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न ना लिखे, ठीक ना। अगर दीर्घोत्तरीय पूछ रहा है तो लंबा करके लिख सकते हैं, फिर भी जो महत्वपूर्ण लगे, जो अच्छे लगे, उतना ही उस क्वेश्चन का आंसर दे, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखें, अगर छोटा प्रश्न पूछ रही है लघुत्तरीय, तो बिल्कुल छोटा ही आंसर दे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। अगर लंबा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चनों के लिए छोटा ही आंसर दे, लंबा ना, ताकि आपका समय का बचत हो। अगर आप सभी प्रश्न में लंबा आंसर देना शुरू कर दे तो आपका समय का बचत नहीं होगा और आप सभी प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे, जिससे आपका जो मार्क्स आएंगे सभी क्वेश्चन का मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक ना। इसलिए आप जितना ही क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर दे, ताकि सभी क्वेश्चन को आसानी से लिख पाए कम ही समय में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगले जो लास्ट पॉइंट है और अंत पॉइंट है, 14 पॉइंट। चलिए आगे अंत पॉइंट को देखते हैं। अगले जो अंत पॉइंट है वह है 14वें पॉइंट, ठीक है। यह तो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लेवल से, ठीक ना। इसमें कह रहे हैं 14वें पॉइंट में, और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी का एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छे तरह से जरूर देख ले, ताकि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और खासकर अपने नाम और सभी जानकारियां जो रोल नंबर, रोल कोड, ये सब होते हैं, ठीक ना, उसको भी देख ले समय देकर, ठीक ना। ये सब को दोबारा समय देकर अच्छे तरह से जरूर देख ले, ताकि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और खासकर अपने नाम, ये सब को दोबारा जरूर देख ले, ठीक ना। जो भी अंत में मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं, ठीक ना, सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिए हैं, उसके बाद आपको 5 मिनट समय देकर आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड, जो भी जानकारियां है उसको फिर से देख ले, ताकि परीक्षा लेवल से
आपका जो रोल नंबर, आपका नाम और रोल कोड होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर वहाँ गलती हुआ, अगर आप रॉन्ग लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो आपका परीक्षा पेंडिंग में भी छट सकती है। इसलिए आप नाम, रोल नंबर, रोल कोड को एकदम अच्छी तरह से समय देकर 5 मिनट देख ले, ठीक ना। और जो भी क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को भी आसान यानी कि समय देकर देख ले कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, और जो क्वेश्चन छूटे होंगे फिर आप ताकि 5 मिनट समय देकर लिख सकते हैं, ठीक ना। इसलिए आप अंत में जरूर 5 मिनट समय देकर सभी डिटेल को, सभी जानकारियों को देख ले और क्वेश्चन को भी देख ले, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो रोल नंबर, रोल कोड और जो भी आपका नाम होते हैं उसको जरूर देखें ताकि रिजल्ट पेंडिंग में ना छटे, क्योंकि उसमें नाम या तो रोल नंबर या तो रोल कोड उसमें गलतियां हो जाती है, ठीक ना। इसलिए आप इस सब को ध्यान से देख ले और उसको फिर से भर ले, ठीक ना। तो ठीक है, आज इतना ही, ठीक ना। थैंक यू दोस्तों और छात्रों, प्रिय छात्रों, ठीक ना। चलिए आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी को लेकर आप जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे आप एकदम सुस्पष्ट, अच्छी ढंग से, अच्छी राइटिंग से क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन जो भी होंगे उसका जवाब देंगे और आपको परीक्षा में बैठने के लिए, बोर्ड एग्जाम में भविष्य में बैठने के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आप छात्रों को, आप दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ भविष्य में एग्जाम देने के लिए और यह सब जानकारी लेने के लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्रिय छात्रों।